हाँ जी भाई, नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। कल जो हमने काम किया था ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो सभी बच्चों ने वो क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देखिएगा, ब्लड ग्रुप के बारे में जानिएगा। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक बार अगर आप ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि मैंने जीनोटाइप वगैरह सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर कराए थे कि जीनोटाइप क्या होता है ये। तो नमस्कार जी पवन जी, नमस्कार। तो सभी बच्चों को नमस्ते, राम राम। डॉक्टर सुरेश कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन हार्ट। तो हम अपनी साइंस की फाइल, साइंस के फोल्डर को खोलते हैं। ये पॉलिटी का फोल्डर था, साइंस का फोल्डर हम यहाँ पर खोलेंगे। और कल जो मैंने आप लोगों को काम कराया था ये वो है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक का जो नाम रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज की क्लास में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अभी हार्ट की इमेज हम देखते हैं, कोई फाइल में अगर सेव होगी तो हम देखते हैं यहाँ पर हार्ट की इमेज पहले कभी मैंने करवाया था तो डाउनलोड करके सेव करके रख ली थी। तो अदरवाइज अगर नहीं मिली तो फिर हम ये करेंगे कि अपना, अगर नहीं मिली तो हम डाउनलोड ही कर लेंगे नई इमेजेस। तो इसमें तो काफ़ी टाइम जा रहा है इसमें तो काफ़ी टाइम जा रहा है, तो इससे अच्छा हम अपना इमेज जो है नहीं यहाँ पर मिल रही है इमेज। वापस चलते हैं हम अपने फोल्डर पर, इस वाले में, डाउनलोड वाले में। हाँ, यहाँ मिलेगी जो डाउनलोड की थी। मिल जा रे बाबा। हाँ जी क्लास, ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ साइड में मैं हार्ट को रख देती हूँ एक तरफ। नाम वगैरह सारी बातें आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होती हैं। हार्ट से जुड़ी हुई कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये थोड़ा सा जो डायग्राम है ये थोड़ा सा ब्लरिंग है, ये थोड़ा सा ना ब्लरिंग है ये, तो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को, ह्यूमन हार्ट को। हेलो संदीप। ये क्लास आपकी एक और न्यू बैच के साथ लग रही है और शायद ये एक पुराना बैच भी साथ में है। तो शायद ये एक बच्चा कह रहा है कि ये टॉपिक ना जी पहले हो गया था। तो कोई बात नहीं, अभी ब्लड वाला जो टॉपिक है वो सबने, रिंकू ह्यूमन हार्ट तो आपने करा तो दिया, ह्यूमन हार्ट करा दिया भी। कुछ बैचेस के अंदर मतलब ये ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक जो है मैं करवा चुकी हूँ। तो अभी रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो जिन बच्चों ने ह्यूमन हार्ट पढ़ना है ना उनको बाद में कराऊंगी, जब ये बैच साथ में लाइव नहीं होगा तब कराऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को कोई दूसरा टॉपिक करा देती हूँ, जो नहीं हुआ है बच्चों का वो करा देती हूँ। तो आप मुझे बताइए बेटा कि आप लोगों का टिश्यू टॉपिक नहीं हुआ होगा। टिश्यू हो गया है क्या? टिश्यू टिश्यू टॉपिक नहीं हुआ होगा तो टिश्यू करा देती हूँ मैं आज की क्लास में।
उत्तक। ये टॉपिक कुछ बच्चे तो अब क्या करूं, ये करवाऊं या दूसरा करवाऊं? हाँ जी रिंकू, आप मुझे बताओ कि टिश्यू टॉपिक आपके बैच में नहीं हुआ है शायद, एक बार मुझे बताओ। रिंकू और सुरेश दोनों आप बताओ कि टिश्यू टॉपिक नहीं हुआ है, एनिमल टिश्यू आपके बैच में। क्योंकि जो नए बैचेस हैं उनका तो सारा ही सिलेबस हमें करवाना है, नए बैचेस का तो, और जो पुराने बैचेस है उसमें कुछ एक दो टॉपिक पेंडिंग है, थोड़ा बहुत मतलब काम पेंडिंग है। तो सोच रही थी कि काम तो सेम ही करना है, उनको भी वही सेम चीज़ पढ़नी है और आपको भी सेम चीज़ पढ़नी है। तो रिंकू एनिमल टिश्यू नहीं करवाया है शायद, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ एनिमल टिश्यू। हाँ जी, जंतु तक पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, शायद नहीं हुआ है, टिश्यू नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू, जंतु तक। हाँ जी, जंतु तक जो है बेटा, एनिमल टिश्यू जो है ये 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। एनिमल टिश्यू हैज 4 पार्ट्स। एनिमल टिश्यू के कितने पार्ट हैं? हैज 4 पार्ट्स। जंतु उत्तक के कितने पार्ट हैं जी? 4 भागों में बटे होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू 4 भागों में बटा है। जंतु उत्तक 4 भागों में बटे हैं, ठीक है, 4 भागों में बटे हैं। कौन कौन से एनिमल टिश्यू होते हैं? 4 तरह के हम बात करेंगे। 4 तरह के एनिमल टिश्यू में सबसे पहले नंबर पर आता है एपिथीलियल। 4 तरह के एनिमल टिश्यू में आता है सबसे पहले एपिथीलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं उपकला उत्तक। एपिथेलियल को बोलते हैं हिंदी में उपकला उत्तक। सेकंड पार्ट आता है एपिथेलियल के बाद, दूसरे नंबर पर सेकंड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। फिर थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक। और चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो याद रखना एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो एनिमल टिश्यू हैं 4 तरह के, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक के बारे में पूछा जाता है, मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक के बारे में पूछा जाता है, नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि टिश्यू होते क्या हैं, टिश्यू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर ये समझा जाए कि टिश्यू का मतलब क्या है, उत्तक होते क्या हैं, तो द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, द ग्रुप ऑफ सेल इज
कोल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, याद रखिएगा। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। आप सभी बच्चों को मैंने सेल टॉपिक जो है वो करवा दिया। सेल टॉपिक में हमने सेल के बारे में जाना, कोशिका के बारे में जाना कि कोशिका क्या होती है। तो जब कोशिकाएं मिलकर एक ग्रुप में काम करती हैं तो वो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सबसे पहले क्या काम करती है? सेल। सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सेल के बाद कौन काम करते हैं? टिश्यू। क्योंकि कोशिकाएं समूह में काम करती हैं तो वो टिश्यू बन जाती हैं। कोशिका से ऊतक बनते हैं, और जब ऊतक एक ग्रुप में काम करते हैं तो शरीर के अंग बनते हैं। हमारे शरीर के अंग बनते हैं, ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। फिर सारे के सारे ऑर्गन जो हैं सिस्टम में अपना एक काम करना शुरू कर देते हैं। सभी अंगों के काम करने का एक तंत्र, एक तरीका होता है, और इस तरह से करते करते क्या होता है कि पूरा का पूरा शरीर बन जाता है, फुल बॉडी बन जाती है। फुल बॉडी, पूरा शरीर बन जाता है। सेल, कोशिका के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कोशिका के बाद क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। तो आज की क्लास में हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऊतक जो हैं दो तरह के होते हैं, एनिमल और प्लांट। ठीक है, मतलब जब भी टिश्यू टॉपिक को पढ़ा जाएगा तो दो तरह से पढ़ा जाएगा, एक जंतु ऊतक के बारे में, एक पादप ऊतक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। टिश्यू मैंने बता दिया क्या होते हैं, शरीर के अंगों को बनाने का काम करते हैं, बॉडी ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिखा था एपिथीलियल। एपिथीलियल इंग्लिश का वर्ड है, एपिथीलियल इंग्लिश का वर्ड है जी, एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल ऊतक। एपिथीलियल इंग्लिश का वर्ड है, याद रखना, एपिथीलियल इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है? एपिथेलियल, ये क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? देखो, एपिथेलियल ऊतक का काम क्या है? यह सभी अंगों की क्या करेगा? यह सभी अंगों की बाहरी परत का निर्माण करता है। सभी अंगों की बाहरी परत का निर्माण करता है, टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर। इसका काम क्या है? टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर, सभी अंगों की बाहरी परत का निर्माण करता है, टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर ऑन बॉडी ऑर्गन, ऑल द बॉडी ऑर्गन। जितने भी शरीर में अंग हैं, सारे अंगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर लेयर है। जितने भी शरीर में अंग हैं, सारे अंगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक आउटर लेयर है, और उस आउटर लेयर को बनाने के लिए कौन काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए इस टिश्यू को कहा जाता है कि ये हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। तो शरीर का रक्षात्मक ऊतक किसे कहा जाता है? शरीर का रक्षात्मक ऊतक किसे कहा जाता है? शरीर का रक्षात्मक ऊतक, शरीर का रक्षात्मक ऊतक एपिथेलियल को कहा जाता है, एपिथेलियल ऊतक को कहा जाता है। ठीक है, शरीर का रक्षात्मक ऊतक किसे कहा जाता है? एपिथेलियल को कहा जाता है, एपिथेलियल को कहा जाता है। हमारे शरीर की रक्षा करता है ना एक तरीके से, क्योंकि शरीर के अंगों के ऊपर जो आउटर लेयर है, बाहरी परत है, उसको बनाने के लिए काम करता है। जैसे हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन है, दिमाग, हमारे दिमाग के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजिस, मेनिंजिस कहते हैं, मेनिंजिस। जैसे हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े, लंग्स, कौन सी आउटर लेयर के द्वारा ढके हुए हैं? प्लूरा, ठीक है, प्लूरा के द्वारा। तो प्लूरा, मेनिंजिस, पेरिकार्डियम, ये क्या है? अलग अलग अंगों को सुरक्षित करने वाली आउटर लेयर है, बाह्य परत है। और बाह्य परत तो क्या करेगी? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इनको बनाने के लिए काम कौन कर रहा है? कौन सा टिश्यू कर रहा है? एपिथेलियल। जो कोशिकाओं का समूह, जो ग्रुप ऑफ सेल इन आउटर लेयर को बनाने के लिए काम करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? उसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्वचा की बाह्य परत का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? त्वचा की बाह्य परत का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? त्वचा की आउटर लेयर की फॉर्मेशन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो त्वचा की बाह्य परत का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? आउटर लेयर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? ये एपिथेलियल टिश्यू के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, याद रखिएगा। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है? त्वचा की बाह्य परत का निर्माण करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड वाले पार्ट से रिलेटेड, दूसरा जो पार्ट है उससे रिलेटेड। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। देखो, अभी जो एपिथेलियल हमने पढ़ा है ना, इस एपिथेलियल के भी आगे भाग होते हैं। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू अभी पढ़ा है इसके भी आगे फिर पार्ट होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में टिश्यू टॉपिक दे रखा है और टिश्यू टॉपिक में एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, इसके आगे फिर कुछ पार्ट्स भी दे रखे हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो आप वहां से कवर कर लेना, पढ़ लेना, लेकिन यहाँ उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो यही आता है कि त्वचा की बाह्य परत को कौन बनाएगा? जंतु के शरीर की रक्षा करने वाला ऊतक किसे कहा जाता है? तो आउटर लेयर को बनाने वाला कौन सा ऊतक है? तो एपिथेलियल ऊतक है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप वहां से 9th क्लास में टिश्यू टॉपिक है, एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है संयोजी। संयोजी क्या होता है? संयोजन, जोड़ना। ठीक है, ये क्या करता है? यह शरीर में जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का यानी कि कनेक्शन का काम करता है, कनेक्शन। जैसे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, जैसे एक मसल हड्डी से जुड़ी हुई है, जैसे मसल से जुड़ी हुई है, तो जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजन यानी जोड़ना, तो जोड़ने का काम करता है, संयोजन का कार्य करता है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। एक ऐसा ऊतक है जो जंतु के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जंतु के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जंतु के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखना। जंतु के शरीर में ये जो ऊतक है ये सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा ऊतक है जो जंतु के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू जंतु के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। अब आई बारी इसके क्वेश्चन की जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं, कुछ पार्ट करवाऊंगी, कुछ पार्ट वही करवाऊंगी जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट नंबर पर पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पार्ट है जी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट है एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर को एरियोलर ही, मुझे ध्यान है हिंदी में एरियोलर ही कहते हैं, बाकी कुछ कहते हो तो आप सर्च करके देख लेना। एरियोलर संयोजी ऊतक इंग्लिश का वर्ड है एरियोलर, और इसे हिंदी में एज इट इज मैंने ही पढ़ा है हमेशा
हिंदी में इसका अलग कोई मीनिंग मैंने देखा नहीं है, होगा जरूर कुछ तो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर संयोजी उत्तक, ये कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है। इसका काम क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? इसका काम क्या है जी? इसका काम क्या है? देखो, ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? पहली बात तो यह फर्स्ट पॉइंट भी इसका, यह त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच उपस्थित रहता है। यह त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। लोकेशन देखो इसकी कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है? स्किन यानी हमारी त्वचा, और मसल्स यानी हमारी मांसपेशियां, और इनके बीच में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनके बीच में? त्वचा और मसल्स, मांसपेशियों के बीच में प्रेजेंट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? अगर हमारी त्वचा के अंदर वाले भागों में, ये हमारी त्वचा का ऊपर वाला भाग है, और त्वचा के अंदर वाले भागों में, इंटरनल साइड, अंदर की तरफ अगर कोई टूट फूट होती है तो ये उसकी मरम्मत करता है। त्वचा के भीतरी भागों में, जैसे बोलते हैं मांस फट गया, अब किसी व्यक्ति का मांस फट गया तो वो रिपेयर होगा ना, तो वो रिपेयरिंग जो हो रही है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। ठीक है, तो त्वचा के भीतरी भागों की, त्वचा के भीतरी भागों की मरम्मत करता है। त्वचा के भीतरी भागों की मरम्मत करता है, याद रखना, त्वचा के भीतरी भागों की मरम्मत करता है। ठीक है, टू रिपेयरिंग द इंटरनल पार्ट्स इन द स्किन, इंटरनल पार्ट्स इन द स्किन, हमारी त्वचा के अंदर वाले भागों की रिपेयरिंग करता है। अगर किसी का मांस फट गया है, अगर त्वचा के अंदर वाले भागों, त्वचा की अंदरूनी जो लेयर होती है, त्वचा की एक तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सबसे बाहर, एक त्वचा के अंदर भी परत होती है, तो उन लेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मसल्स के अंदर कोई दिक्कत आ गई है, तो उस टूट फूट को, उस इंजरी को ठीक करने के लिए काम करता है। ठीक है, टू रिपेयर द इंजरी, ठीक है, टू रिपेयर द इंजरी या टू रिपेयर द इंटरनल इंजरी इन द स्किन, इन टू द स्किन, त्वचा के अंदर अगर कोई चोट लग गई है स्किन के इंटरनल साइड, अंदर की तरफ, तो वहां पर ये रिपेयरिंग का काम करता है, मरम्मत का काम करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट था। कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट जिसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? वसामय उत्तक क्या करेगा? वसामय उत्तक, वसामय उत्तक क्या करेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यह क्या करेगा? यह केवल वसा का संग्रह करता है, यह केवल वसा का संग्रह करता है। इसका काम क्या है? टू स्टोर ओनली फैट, टू स्टोर ओनली फैट, यह केवल वसा का संग्रह करता है। याद रखना, ये केवल फैट को स्टोर करता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि देखो टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाएं तो हैं ही। अगर कोई टिश्यू है, अगर हम बोल रहे हैं कि टिश्यू उत्तक, तो वो कोशिकाओं का समूह है, किसी ना किसी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो एडिपोज टिश्यू में जो कोशिकाएं हैं ग्रुप के अंदर, वो कोशिकाएं फैट को स्टोर करती हैं। अगर आपसे ये पूछे कि एडिपोज टिश्यू की अधिकता, वसामय उत्तक की अधिकता हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, तो पेट वाला जो हिस्सा होता है, पेट, ठीक है, पेट जगह में वसामय उत्तक की अधिकता होती है, वसामय उत्तक की अधिकता होती है।
पेट यानी कि हमारा जो एब्डोमेन एरिया होता है, ठीक है, पेट का मतलब एब्डोमिनल एरिया, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है ना, एब्डोमिनल रीजन में क्या होती है, एडिपोज टिश्यू की अधिकता होती है। एब्डोमिनल रीजन जो हमारा छाती से नीचे और हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनसे ऊपर बीच वाला जो हिस्सा है, जहां पर हमारा पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारी सुंडी बोलते हो हरियाणा वाले बच्चे, और नेवल बोलते हैं इंग्लिश में, नाभि बोलते हैं हिंदी में। नाभि या नेवल वाला जो हिस्सा होता है सुंडी के आसपास, जो पूरा बड़ा सा हिस्सा होता है, वो हमारा पेट वाला हिस्सा है। वहीं में अंदर की तरफ हमारा स्टमक, हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप से जुड़ा हुआ स्टमक है, फिर उसके नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी हमारी, तो ये सब चीजें वहां पर प्रेजेंट रहती हैं। याद रखना, वो पूरा का पूरा हिस्सा पेट है और उसको इंग्लिश में एब्डोमेन रीजन बोलते हैं। तो वहां पर एडिपोज टिश्यू की अधिकता होती है, वसा में उत्तक की अधिकता होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो, अस्थि संयोजी उत्तक या अस्थि उत्तक भी बोल सकते हो। हाँ जी, एक ऐसा कोशिकाओं का समूह, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करता है, बोन की फॉर्मेशन करता है, हड्डियों का निर्माण करता है, तो उसे बोन टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का ही तीसरा पार्ट है ये, क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंट इसका क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यह क्या करता है, यह हड्डियों का निर्माण करके, यह हड्डियों का निर्माण करके, यह हड्डियों का निर्माण करके कंकाल बनाता है। हड्डियों का निर्माण करके कंकाल को बनाता है, कंकाल को बनाता है, क्योंकि कंकाल, स्केलेटन हड्डियों का ही तो बना होता है ना। कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। तो ये क्या करता है, टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्केलेटन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, जब हड्डियां बनेंगी तभी तो स्केलेटन बनेगा, तभी तो कंकाल का निर्माण होगा। पहले तो हड्डियां बनेंगी, फिर वो हड्डियां क्या होंगी, वो जुड़ेंगी और फिर जुड़कर एक पूरा का पूरा एक स्केलेटन, एक कंकाल बन जाएगा। तो याद रखना, कंकाल का निर्माण करने वाला उत्तक कौन सा है, बोन टिश्यू। हड्डियों का निर्माण करने वाला उत्तक कौन सा है, बोन टिश्यू। और अगर आपसे पूछे कि जंतु के शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान, अरे जब कंकाल ही ये बना रहा है और जब स्केलेटन बन जाएगा, जब कंकाल बन जाएगा, तो जंतु के शरीर को एक निश्चित आकार भी तो मिल जाएगा। अब किसी की ठोड़ी इतनी चौड़ी है, तो वो चौड़ी इसलिए है ना ठोड़ी, क्योंकि अंदर जो हड्डी है उसका डिजाइन ऐसा है ना। तो कंकाल जैसा होगा वैसा ही उसका एक शारीरिक आकार होगा। तो कंकाल अगर बना रहा है अस्थि उत्तक, तो जंतु के शरीर को निश्चित आकार प्रदान भी कौन करेगा, बोन टिश्यू करेगा। यह जंतु के शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, टू प्रोवाइड अ डेफिनेट या टू प्रोवाइड अ रेगुलर स्ट्रक्चर या रेगुलर शेप टू एनिमल बॉडी। जंतु के शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, यह जंतु के शरीर का, यह जंतु के शरीर का एक कठोर उत्तक है, कठोर व मजबूत उत्तक है। यह जंतु के शरीर का एक कठोर व मजबूत उत्तक है। इट इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू इन एनिमल बॉडी, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट, कठोर, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत उत्तक है। जंतु के शरीर का ये एक कठोर और मजबूत उत्तक है। याद रखना, बोन टिश्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बच्चे, बोन टिश्यू के बाद चौथे नंबर पर कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू। अब ये जो कार्टिलेज टिश्यू है, इसका हिंदी में क्या नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि उत्तक। कार्टिलेज टिश्यू को क्या बोलते हैं, उपास्थि उत्तक।
उपास्थि उत्तक, ये क्या करेगा उपास्थि उत्तक? देखो आप लोगों ने सुना होगा किसी की माँ, किसी की मतलब बुआ, किसी के अड़ोस पड़ोस में कि ना आजकल ना घुटनों में बड़ा दर्द होता है, या शरीर में जितने भी हड्डियों के जोड़ हैं उन हड्डियों के जोड़ों में बड़ा दर्द होता है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं कि गैप बन गया है। और जो जोड़ों के बीच में चिकनाई होती है ना, चिकनाई, हड्डियों के जोड़ों के बीच में जो चिकनापन होता है, चिकनापन, ठीक है, स्मूथली फ्लूइड जो होता है, एक ऑयली फ्लूइड, ठीक है, स्मूथ फ्लूइड, एक चिकना द्रव होता है, ठीक है, जिसको कई बार ऐसे लोकल लैंग्वेज में हम आम बातचीत की भाषा में बोलते हैं कि हाय मेरे तो ना घुटनों में दर्द हो गया, के कर रहे हैं ना, हरियाणवी में बोलते हैं कि ना ग्रीस खत्म हो गया है। तो वो ग्रीस मीन्स एक ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, ग्रीस का मीन्स क्या होता है, एक ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट मतलब एक चिकनापन, जैसे पंखे की मोटर जो है, फैन जो होता है, उसकी अगर मोटर जाम हो जाए तो उसमें ल्यूब्रिकेंट डालते हैं ना, तेल डालते हैं, ऐसे ही कोई भी मशीनरी अगर जाम हो जाए तो वो एक जगह फिक्स होगी तो उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं। तो ऐसे ही ना हमारे शरीर में जितने भी हड्डियों के जोड़ हैं, सारे हड्डियों के जोड़ों के बीच में एक चिकनाहट होती है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। हमारे शरीर में जितने भी हड्डियों के जोड़ हैं, सारे हड्डियों के जोड़ में एक चिकनाई होती है, नेचुरल होती है प्राकृतिक रूप से। अगर वो चिकनापन, वो चिकनाहट अगर ना रहे तो फिर वहां पर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, यूरिक एसिड जो हड्डियों के जोड़ों में दर्द का कारण होता है। मांसपेशियों में खिंचाव का कारण लैक्टिक अम्ल होता है मसल्स के अंदर, ठीक है। आप दो सुनते हो ना, एक सुनते हो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एक होता है यूरिक एसिड। बेटा यूरिक एसिड तो ये तो अपनी जगह बनाता है कहाँ पर, हड्डियों के जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको भी हड्डियों के जोड़ों से रिलेटेड गठिया या अर्थराइटिस जैसी समस्या होती है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि तुम ना ऐसी चीजें मत खाना जिससे तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ने लगे या प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। जैसे उनको राजमा छोले खाने से मना कर देते हैं, गोभी नहीं खानी तुम्हें। आयुर्वेदिक जो होते हैं ना, होम्योपैथिक जो होते हैं डॉक्टर, वो सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खानी जो बाई करती हैं या यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा दें, जैसे राजमा नहीं खाना तुम्हें, ठीक है, या दाल जो है वो भी कम खानी है तुम्हें। ऐसी चीजें नहीं खानी जिनसे आपका यूरिक एसिड ज्यादा बढ़े। बीन्स नहीं खानी, बीन्स में कई तरह की, फ्रेंच बीन्स आ गई है, गवार की फलियां हैं, ये इस तरह की कोई चीज नहीं खानी जिससे यूरिक एसिड बढ़े, ठीक है। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से तो हड्डियों के जोड़ों में पहले से दर्द हो रहा है, और ज्यादा ऐसी चीजें खाएंगे यूरिक एसिड तो बढ़ता ही जाएगा, फिर और ज्यादा दर्द होगा। तो क्या होता है यहाँ कार्टिलेज टिश्यू का और इनका क्या आपस में लॉजिक है? देखो कार्टिलेज टिश्यू क्या करता है, हड्डियों के जोड़ों के बीच में चिकनापन बनाए रखता है, ठीक है। हड्डियों के जोड़ों के बीच में, हड्डियों के जोड़ों के बीच, हड्डियों के जोड़ों के बीच चिकनापन बनाए रखता है, चिकनापन बनाए रखता है, यानी जो ल्यूब्रिकेशन है, ल्यूब्रिकेशन बनाए रखता है, ठीक है, कि हमारे घुटने जाम ना हो जाए, है ना। अगर घुटने जाम हो जाएंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे, फिर कट कट की आवाज आने लग जाएगी। तो हमारे घुटनों के बीच में या शरीर में जितने भी, अब जरूरी नहीं कि घुटने, घुटने ज्यादा इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि सारे शरीर का वेट जो है वो घुटनों पे होता है, इसलिए घुटनों में सबसे पहले समस्या शुरू होती है किसी व्यक्ति के। और जिसको बहुत ज्यादा ही ये प्रॉब्लम होती है हड्डियों के जोड़ों में दर्द की, तो उसके शरीर के किसी भी हाथ में जो हड्डियां हैं, कलाई की हड्डियां, इनको ऐसे ऐसे अगर करना पड़ जाए तो दर्द हो रहा है, उंगली की
हड्डियों में भी पेन हो रहा है, यहाँ वाले हिस्से में भी पेन होता है, जिनको हड्डियों के जोड़ों में दर्द की दिक्कत होती है ना। लेकिन घुटनों में सबसे ज्यादा, अगर कोई फैटी है, अगर कोई मोटा आदमी है, मोटापा ज्यादा है, तो फिर ओबेसिटी का शिकार है कोई व्यक्ति, तो उसमें फिर और ज्यादा घुटनों के अंदर ही प्रेशर पड़ता है, ज्यादा पूरे शरीर का भार घुटनों पे आता है, तो घुटनों में ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे लोगों को जिनके हड्डियों के जोड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, तो हड्डियों के जोड़ों के बीच में चिकनापन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? ये काम किसका है बेटा? ये कार्टिलेज टिश्यू का काम है। और कार्टिलेज टिश्यू, मान लो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, समझाने के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ सीधे तौर पर, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में ये कह रही हूँ कि कार्टिलेज टिश्यू का काम है हड्डियों के जोड़ों के बीच में चिकनाहट को बनाए रखना। ठीक है, एक ऑयली फ्लूइड बनाता है, ये ऑयली फ्लूइड एक चिकना द्रव बनाता है, चिकना द्रव बनाता है। ठीक है, अब कार्टिलेज टिश्यू ने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू ने अपना काम करना बंद कर दिया किसी किसी व्यक्ति में जिनको ये समस्या होती है, उसमें मान लो कार्टिलेज टिश्यू ने काम करना बंद कर दिया, तो अब क्या हुआ? जहां पर वो चिकनापन होता है, वो चिकनाई होती है, वो स्मूथ फ्लूइड होता है, ऑयली फ्लूइड तेल के जैसा द्रव होता है, वहां पर यूरिक एसिड ने अपनी जगह बना ली, इसलिए हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लग गया। तो कार्टिलेज टिश्यू का काम समझने के लिए हमने ये सारी बातें करी। कार्टिलेज टिश्यू के लिए एक बात याद रखना कि जो हड्डियों के जोड़ों के बीच में ग्रीस होता है, जो एक ल्यूब्रिकेंट होता है, एक चिकना चिकना सा स्मूथ स्मूथ सा फ्लूइड होता है हड्डियों के जोड़ों के बीच में, तो उसको ये बनाने का काम करता है कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, अगर वो नहीं है, खत्म हो गया, तो यूरिक एसिड वहां पर बैठ गया, जिसकी वजह से दर्द होने लग गया हड्डियों के जोड़ों में। ठीक है, याद रखना ये कार्टिलेज टिश्यू के लिए। फिर इसके बाद आता है, ये कितने नंबर का था? चौथे नंबर का। पांचवें नंबर पर आता है लिगामेंट। लिगामेंट टिश्यू या लिगामेंटल टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू या लिगामेंटल टिश्यू। अब इसका क्या काम है? एक ही काम करेगा ये, यह हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। इसका काम क्या है? लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू का इसका काम है जी बोन टू बोन कनेक्शन करना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। ठीक है, लिगामेंट टिश्यू क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। हमारे शरीर में द टिश्यू टू कनेक्ट बोन टू बोन, वो कौन सा टिश्यू है? लिगामेंट टिश्यू। और लिगामेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही एक भाग है, कनेक्टिव टिश्यू ही चल रहा है ये अभी तक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का ही एक भाग है लिगामेंट टिश्यू, जो बोन टू बोन कनेक्शन का काम करता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ छठे नंबर पर, नेक्स्ट टिश्यू का नाम आता है, अगला भाग है ये कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट है संयोजी ऊतक का छठा भाग, जिसका नाम है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम में ज्यादातर बच्चे टेंडन ही बोलते हैं, टेंडन टेंडन। बाकी इसको हिंदी में बोला जाता है कंडरा संयोजी ऊतक। अब कंडरा संयोजी ऊतक क्या काम करेगा जी? कंडरा संयोजी ऊतक क्या काम करेगा? इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। क्या नाम है? टेंडन। टेंडन क्या करेगा? मसल टू बोन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सातवें नंबर पर, सातवें नंबर पर आता है जिसका नाम है कॉन्ड्रियो। कॉन्ड्रियो
ये कॉन्ड्रियो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? कॉन्ड्रियो टिश्यू, कॉन्ड्रियो कनेक्टिव टिश्यू, कॉन्ड्रियो उत्तक, कॉन्ड्रियो कनेक्टिव टिश्यू, कॉन्ड्रियो संयोजी उत्तक, ये क्या करेगा? एक काम करेगा, यह मांसपेशियों को, यह मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, यह मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। इसका काम क्या है? मसल को मसल से कनेक्ट करना। इट इज ए टिश्यू टू कनेक्ट मसल्स टू मसल्स। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? कॉन्ड्रियो टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग है, कनेक्टिव टिश्यू के ही अंडर इसे पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट 8वें नंबर पर कनेक्टिव टिश्यू का एक और भाग, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त संयोजी उत्तक, रक्त संयोजी उत्तक, ये क्या करेगा? देखो नाम क्या है? रक्त संयोजी उत्तक। तो इसका काम क्या है? यह रक्त का निर्माण करता है, यह रक्त का निर्माण करता है, यह रक्त का निर्माण करता है, ठीक है, टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को बना रहा है और ब्लड फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसका एक और नाम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जाता है। क्या काम करेगा? ब्लड को बनाएगा। फिर कौन काम करेगा? फिर ब्लड काम करेगा। ब्लड O2 को पहुंचाएगा सारे शरीर में, हार्मोन को पहुंचाएगा पूरे शरीर में, हार्मोन्स ब्लड के अंदर से ही जाते हैं, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी हमारा ब्लड के अंदर ही होता है। तो याद रखना, पहले ब्लड को बनाने के लिए ब्लड कनेक्टिव टिश्यू काम करता है, फिर आगे ब्लड सारे काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कनेक्टिव टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमें पढ़ने जरूरी थे। फिर इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू को बोलते हैं पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। हाँ जी, मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंट काम होगा बेटा? मांसपेशियों को बनाने के लिए काम करता है। शरीर में जितनी भी मांसपेशियां होती है ना, उन सबको बनाने के लिए काम करता है। यह जंतु के शरीर में, यह जंतु के शरीर में, यह जंतु के शरीर में विभिन्न मांसपेशियों का निर्माण करता है। जंतु के शरीर में विभिन्न मांसपेशियों का निर्माण करता है। इसका क्या काम है? इसका काम है टू फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, टू फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। इसका काम है मसल्स की फॉर्मेशन करना, मांसपेशियों को बनाना। अब मांसपेशियां जो हैं यहाँ हमारे शरीर में दो तरह की हैं। एक वो मांसपेशियां जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अपना हाथ घुमाने लगी तो मेरे हाथों की जो मसल्स हैं वो मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ, उनको अपनी मर्जी से मूव करवा सकती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं चलूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं दौड़ने लग जाऊँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं कूदने लग जाऊँ, नाचने लग जाऊँ। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू जो है वो
तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। दो तो ये कि एक वो मसल जो अपनी मर्जी से कंट्रोल होती है, दूसरी वो जो अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकती। अब मानो आप आज ये सोचो कि मैंने ना खाना खा लिया और खाना खाने के बाद ना मेरे पेट में यानी स्टमक में चला गया, तो आप ये सोचो कि स्टमक में आज मैं काम रोक लूँ, स्टमक की मसल्स काम ना करें, या आप ये सोचो कि आज पूरे दिन ना मेरी आंखों की मांसपेशियों की जो मूवमेंट है ना वो मैं नहीं कराऊंगा, तो नहीं कर सकते। ऐसे हमारे शरीर में मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते और जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखना, तो सबसे पहले यहां पर ऐसी मसल्स फर्स्ट नंबर पर जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू का वो भाग वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। अगर आपसे पूछे कि पेशीय उत्तक के कितने भाग हैं, तो ये याद रखना बेटा, पेशीय उत्तक के 3 भाग हैं। पेशीय उत्तक के कितने भाग हैं? 3 भाग है। पेशीय उत्तक के 3 भाग हैं। एक तो वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू जिसे बोलेंगे ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ठीक है। अब यहां पे कौन कौन सी मसल्स आ गई? हाथ व पैरों की पेशियों, हाथ व पैरों की पेशियों का निर्माण करता है, हाथ व पैरों की पेशियों का निर्माण करता है। यानी ऐसी मांसपेशियां जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बनाने वाला उत्तक कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू का पहला भाग, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये जो पेशियां होती है बेटा, ये मांसपेशियां, इनकी एक पहचान होती है, ये एक सीधी रेखा में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो इसे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, सीधी रेखा में होती हैं। फिर दूसरा भाग आता है यहाँ मस्कुलर टिश्यू का, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, अनैच्छिक पेशीय उत्तक, अनैच्छिक पेशीय उत्तक। जो अनैच्छिक पेशीय उत्तक है, ये उन मांसपेशियों का निर्माण करेगा जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आहार नली। आहार नली क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार नली में भोजन का प्रवाह, आहार नली में भोजन का प्रवाह, प्रवाह यानी फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ फूड, फ्लो ऑफ फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक। अब मुंह के अंदर भोजन को चबाना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन चबाने के बाद जब भोजन को निगल लिया तो वो फूड पाइप में चला गया, ईसोफेगस में, फिर उसके बाद जो हमारे स्टमक में गया, छोटी आंत में चला गया, बड़ी आंत में चला गया, रेक्टम, फिर बड़ी आंत से रेक्टम में चला गया। तो ये सब काम अपनी बॉडी जो है खुद के हिसाब से कर रही है, ना कि हम सोचे कि आज भाई हम तो है ना अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को आज रोक लें, नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आहार नली में भोजन का प्रवाह, आंखों की मांसपेशियों की गति या आंखों की मांसपेशियां, ये भी खुद के हिसाब से काम करेंगी, हमारे हिसाब से नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो सब मांसपेशियां जो हमारी मर्जी से, जो अपनी मर्जी से, मतलब हमारी मर्जी से जो काम नहीं करती, खुद के हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। ऐसी पेशियों को बनाने के लिए कौन सा उत्तक काम करता है? अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, जो खुद के हिसाब से चलती हैं, वो मांसपेशियों को बनाने के लिए ये वाला उत्तक काम करता है। और ये जो पेशियां होती हैं, ये जो मांसपेशियां होती हैं, ये सीधी लाइन में, सीधी रेखा में नहीं होती, सीधी रेखा में नहीं होती। जो अपनी इच्छा से काम करती है वो सीधी रेखा में होती है, जैसे हाथ और पैरों की पेशियां एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये जो है सीधी रेखा में नहीं होती, तो इसे अरेखित भी कहा जाता है।
इसे अरेखित पेशीय उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री है ना, इसको अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। पेशीय उत्तक का तीसरा भाग आता है बेटा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं हृदय पेशीय उत्तक। हृदय पेशीय उत्तक, तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या काम करेगा, हृदय पेशीय उत्तक क्या काम करेगा। यह केवल हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करता है, यह केवल हार्ट मसल को बनाता है, यह केवल हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करता है, हृदय की मांसपेशियों का निर्माण करता है। याद रखना, हमारे दिल की मांसपेशियों को बनाने वाला उत्तक कौन सा है, हमारे दिल की मांसपेशियों को बनाने वाला उत्तक हृदय पेशीय उत्तक है। एक और बात याद रखना, हृदय की मांसपेशियां किस आकार की होती हैं, बेलनाकार होती हैं। हमारे दिल की मांसपेशियां किस आकार की होती हैं, वो बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। दिल सिलेंड्रिकल नहीं होता, दिल को बनाने वाली मांसपेशियां बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, याद रखना। फिर इसके बाद सिर्फ ना मैम 2 मिनट का काम पेंडिंग है, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये बात है और कोई बात नहीं है। लास्ट है तंत्रिका उत्तक, चौथा भाग है एनिमल टिश्यू का, चौथा भाग है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या काम करता है भाई, तंत्रिका उत्तक क्या काम करता है, इस उत्तक की जो फंक्शनल यूनिट है, इस उत्तक की जो कार्यात्मक इकाई है, इस उत्तक की फंक्शनल यूनिट कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। इस उत्तक की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, इसकी फंक्शनल यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद आप लोग याद रखोगे कि ये काम क्या करेगा, इसका काम क्या है नर्वस टिश्यू का, यह शरीर में संवेदनाओं, अब संवेदनाओं से मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा, तो ये क्या है बेटा, एक तरीके से इमोशन हो गए, सेंसेस हो गई। तो उनको क्या करता है, शरीर में संवेदनाओं को, सेंसेस, हंसना, रोना, गुस्सा, इन सब को क्या करता है, शरीर में फैलाने का काम करता है, पूरे शरीर में फैला देता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आप उसके हाव भाव देख के, बॉडी पोस्चर देख के पहचान लोगे कि हाँ भाई गुस्से में लग रहा है, अभी बात नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि नर्वस टिश्यू ने, तंत्रिका उत्तक ने वो गुस्से वाली जो संवेदना है वो पूरे शरीर में फैला दी, तो उसका पोस्चर भी चेंज हो गया, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए उस व्यक्ति के। कोई बंदा बहुत खुश है, पैर ही जमीन पे नहीं टिक रहे, उड़ रहा है बिल्कुल खुशी के मारे, अलग ही पहचान लोगे, क्या बात है भाई आज तो बड़ा खुश लग रहा है तू। कोई दुखी है, अलग ही बता दोगे क्योंकि बड़ा दुखी लग रहा है। तो उस व्यक्ति के अंदर वो जो सेंस है ना, वो पूरे शरीर में फैल गई, दुखी होने की तो आपको पता चल गया दुखी है ना, हंसने की, खुशी की, आपको उसका पोस्चर देख के समझ में आ गया कि ये किस मोड में है। तो ये काम किसका है, तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो हैं क्लास को अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे हम, कल अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कल हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे कोई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अब अपनी नेक्स्ट क्लास लगाइए। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सोनू साइंस अड्डा 149। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को फिर डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस मैं चैनल के ऊपर करवाऊंगी।